नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फूल रिजवी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इमरान प्रतापगढ़ी की चार लाइन, आज नहीं तो कल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे, खुशियों के सब पल लौटेंगे। वाह धूप को ये भी समझा देना, कुछ पल में बादल लौटेंगे। वाह वाह वाह। तो सर बहुत एक हमारे ट्रम्प ताऊ हैं, हमें लग रहा है सुबह जब जाते हैं प्रेस अच्छा, ये जो आपने पढ़ा है ये अच्छे दिन आने वाले में से है। हाँ, अच्छे दिन 15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन तीन आएंगे। तीन टर्म निकल गए, अच्छे दिन आ ही रहे। हाँ ऐसी शायरी ना पढ़िए आप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान नया ताजा ताजा दिया है जी। कि अब वो फिल्मों पर जो विदेशी फिल्में हैं अमेरिका से बाहर बनती हैं, अब उन पे 100% टैरिफ लगाएंगे। तो बॉलीवुड की बहुत पिक्चरें लगती हैं, हम्म, तो अब उनके ऊपर सत्यानाश होने वाला है। हम्म, बहुत परेशान है। शेयर मार्केट वार्केट पे भी इसका असर पड़ा है। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1% से ज्यादा गिर गया। इंडेक्स के 10 में से 7 शेयर लाल निशान के कारोबार कर रहे थे। जी। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति अब रात में सोते नहीं। रात में ही सोते, अब किस पे? वो रात भर ये सोचा करते हैं कि कल क्या धमाका करना, अभी कौन सी चीज बची जिस पर 100% लगाना है टैरिफ। सब 100% होता है उनका। अब उनको देखिए, अभी तक जो है दवा पर लगाया, आयात पर लगाया, हर चीज पर लगाया कि पूरा 100% लगाते चले जा रहे हैं। अब उनको फिल्म में सूझ हाँ, गई। कि खाली अमेरिकन फिल्म जो बने और घर से अमेरिका पहले की बने। जो बाहर फिल्म बनेगी तो नहीं, वो उस पर नहीं, उनको नहीं, वो अमेरिका ही बनाएगा, अमेरिका ही सब कुछ भेजेगा। ये परेशान करने वाले सारे कदम उठा रहे हैं और हर बात में ये बता देते हैं कि हमसे हमारी चीजें लोग छीन रहे हैं। यानी हमारी जो फिल्म से आमदनी होना चाहिए था वो नहीं हो रही है, बल्कि दूसरे लोग कमा रहे हैं। ये आड़ ले करके 100% टैरिफ लगा दिया उस पर। अब ले बताइए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं। जो अमेरिका में इधर उधर शूटिंग करने आ जाते थे, अब वो लोग तो एकदम से दुविधा में पड़ गए हैं कि कौन देगा भैया इतना बड़ा 100% उस पर टैरिफ। तो इस तरीके से उनको सोचना चाहिए। ऐसे ही हम भी देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी रोज एक नए कानून की बात आती है कि कैसे किसको रोका जाए। अब एक कानून आने वाला है, संसद में है। कभी अखबार वालों को घेरने की बात कि ये छापने पर ये होगा, इतने साल एक महीने का, अगर एक बार आपने कहा था कितने जुर्माना का प्रस्ताव था। हाँ, एक महीने जो जेल जिंदगी रहेगा, आदमी कमा के उतना पैसा नहीं ला सकता। 1 महीने रहोगे तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, तो आ रहा है। हाँ, अभी मुख्यमंत्री वाला है कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी 30 दिन अगर जेल काट ले तो फिर वो स्वतः उसका मान लिया जाएगा। तो इस तरीके के कानून जहाँ भी हो तो उसको तो दोनों जगह एक ही टाइप का आदमी बैठा है ना, वहां वाला भी ऐसे, यहाँ वाला भी वैसे, दोनों दोस्त भी रहे, अभी ताजा ताजा दुश्मन हुए हैं। अब सर उत्तराखंड में 9 दिन की हड़ताल 90 मिनट में खत्म। जो उसमें बैठे हुए थे भूपेन कोरंगा, उनको पुलिस उठा ले गई, जब हॉस्पिटल एडमिट कराया, लाठी वाठी चलाया। छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई। खैर, सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, वो भी तब की जब हाईकमान से उनको डांट पड़ी। हाईकमान तक ये बात पहुंच चुकी थी और इस समय जेएनजी से तो वैसे भी डरे हुए हैं, सब बड़े बड़े देश डरे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस वक्त जो है वो केंद्र सरकार ये महसूस करने लगी है कि 3 राज्य तो फिलहाल ऐसे हैं जहां पर विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई युवाओं में। असम में भी शुरू हुआ। हाँ, असम में हुआ। और देखिए उत्तराखंड में आदिवासी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। और बिहार में चल ही रहा, वहाँ भी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार। तो अब इस तरीके से ये महसूस होने लगा है कि आंदोलन को किसी तरह से खत्म कराया जाए। तो इस तरीके से धामी जी को लगता है कहीं से ये संकेत इशारा मिला कि धरना देने वालों के साथ ज्यादा ज्यादती न की जाए, उनको किसी तरह से समझा बुझा करके उनकी बात मानी जाए। तो बहरहाल जो उन्होंने एक उस पर आयोग बैठा दिया, जांच आयोग, जांच कमेटी बैठा दी है पेपर लीक के। हाँ, तो लड़कों ने अपना आंदोलन, हालांकि लड़के अभी भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन जब तक पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा जारी रखेंगे। लद्दाख वाला अलग चल रहा है, लद्दाख का अलग चल रहा है, लद्दाख और कश्मीर, उसी बहाने कश्मीर भी गरमाने लगा है। अभी देखिए उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो बहुत नाराजगी जताई है कि जिस तरीके से यहाँ पर दर्जा छीना है राज्य का, वो यहाँ के लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाली बात की गई। लद्दाख वाले में तो सर वो एक कारगिल का योद्धा था, उसको सीने वो सर पे गोली मार दी गई, सीआरपीएफ ने मार दी, और बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना सरकारी बिना डीएम की इजाजत लिए उसको सर पर गोली मार दी। जिसको पाकिस्तान नहीं मार सका, हाँ, उसको हमारे देश के सीआरपीएफ ने मार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसको ट्वीट किया। नहीं, ये देखिए, ये तो दहशत फैलाना हो गया ना
कि आंदोलन वापस तुमने हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया, फिर मार भी NSA लगा दिया, दिया, बिला वजह मार दिया। वो लोग अपने मतलब 4 लोग मौत क्या हो गए। कोई अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, सड़क पर नहीं उतर सीधे सकता? गोली सीने पे गोली मारी गई। और वही जब वो भी कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है कि जी। बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये बात, हाँ कि आप पूर्ण राज का दर्जा छीन के बैठे हैं और यहाँ बहाली नहीं कर रहे। वो एक कहावत है सर, कोई चीज ज्यादा कंप्रेस की जाए तो तब वो बहुत तेजी से उछलती है। तो बस वही समझ अब लीजिए। सर अमित शाह का एक बयान बड़ा बवाले जान बन गया उनके लिए। एक चैनल के प्रोग्राम में अमित शाह झोंक झोंक में कह गए, उन्होंने ही कहा था कि जुमला है 15 लाख वाला, एक बार कि उन्होंने कहा नहीं, कि देखिए जहाँ फंसने की बात हो हम्म, वहाँ अमूमन लोग कहते थे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, हाँ, तब कहा था सीना ठोक ठोक करके कि मुझे लाओ, हाँ, मैं 15 लाख DST को दूंगा, 15-15 लाख दूंगा, सब काला काला धन आ धन आएगा, जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। 200 गुना हो गया काला धन। उसके बाद ये विदेशों हुआ में। कि अब ये कहा जा सकता है कि वो तो जुमला। अब अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है कि मोदी जी के लिए बड़ी पोजीशन खराब हो गई, लेकिन हम उस बयान को मानते हैं कि वो सही बयान है उनका। उन्होंने कहा इस देश की महान संसदीय परंपरा में मोदी जी से पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, गौर से सुनिएगा, जो अपनी पार्टी के अधिवेशन में 3 दिन तक लगातार बैठा रहता है, फ्रेश होने तक के लिए नहीं उठता। हे महाप्रभु, एक बार यही अमित शाह जी संसद में बयान दिए थे कि मोदी जी देश का पैसा बचाने के लिए एयरपोर्ट के बाथरूम का यूज करते हैं, वहीं नहा लेते हैं। हाँ, ये संसद में बयान है अमित शाह जी का। और RTI से पता चला कि 12 घंटे महज अरब देश में रहे थे तो 8 या 12 करोड़ रुपया का बिल आया था। ऐसे मोदी जी हैं, तो सर क्या कहेंगे? वैसे हम तो इस बयान को सही मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल है उनको। इसमें लघु संख्या दीर्घ संख्या सवाल नहीं उठता है, अंतर्ध्यान नहीं है इसमें उन्होंने उनकी प्रशंसा में। हाँ, उन्होंने उनकी संलग्नता को दिखाया है, उनके डेडिकेशन को दिखाया है, उनके त्याग की भावना को दिखाया है, लेकिन त्याग उनके नहीं सर, बलिदान को तो दिखाया है कि किस तरीके से एक आदमी पार्टी को बनाए रखने और पार्टी को शिखर पर ले जाने के लिए 3 दिन तक बगैर लेटरिन बाथरूम फ्रेश नहीं हुए तो ये गंभीर विषय ये देश बैठ के लिए। सकता है, और ये उनके योगदान की बात है। लेकिन ये गंभीर विषय, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम तो कहेंगे उनके जो डॉक्टर है उनकी जांच करनी चाहिए। अरे भैया 3 दिन अगर लेटरिन बाथरूम आदमी ना जाए तो उसको गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। ग्रोक अंकल से हमने पूछा था कि क्या क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और हमारे अमूल्य धरोहर हमारे प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु है। अभी 2047 में उन्हें विकसित भारत बनाना है। बताइए वो लघु संख्या दीर्घ संख्या नहीं करेंगे? नहीं, आपकी आपकी जो चिंता है वो दुरुस्त है, लेकिन शाह साहब ने जो है, अमित शाह ने ये बात उनके त्याग को दिखलाया कि वो किस हद तक पार्टी के लिए अपनी इच्छा का त्याग कर सकते हैं। कि हाँ। पार्टी शीर्ष पर पहुंचे, नेचुरल काम को हमें त्याग बैठना देना। हो तो हम 3 दिन बैठ सकते हैं। अब सर बस्ती में पुलिस ने जाली नोटों का एक बड़ा रैकेट पर्दाफाश किया। 15 लाख रुपए जाली पकड़े हैं सर। ये बस्ती के विक्रम जोत सेब के मछली मंडी से मामला है। इनमें से 2 अभियुक्त संत कबीर नगर, एक गोंडा और एक बस्ती जनपद का निवासी है। ये सर जाली नोट वाला मामला खत्म नहीं होता और नए नोट मार्केट में मिल नहीं रहे हैं और सब जगह चल रहा है UPI। आप कुछ लेने जाइए दुकानदार परेशान हो जाता है, कहता है भैया UPI से हम लेंगे नहीं, हमारे गले में पैसे नहीं है। एक डर और है सर उससे, सबसे बड़ा डर ये है, दुकानदार इससे परेशान है कि हमें उस पर GST देना पड़ेगा। वो अपने यहाँ वाजपेयी पूरी वाले क्या छापा पड़ा था, उसका रीजन यही था कि वो गल्ले का भी दिखा, हाँ गल्ले का भी दिखा रहे थे और जो UPI जा रहा था वो भी, दोनों इनकम टैक्स वालों ने टैली कर लिया, सेल टैक्स वालों ने, छापा पड़ गया था उनके यहाँ। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये जो है सहूलत के लिए दिया गया UPI, कोर्ट को जो दिया गया कि आप ATM में बार बार जाएं, पैसा नहीं। पहले तो ये था कि बैंक से पैसा आदमी निकालता तो मेहनत टाइम लग जाता था, उसको बाहर कोई भी सामान लेना होता 2-3 दिन उसमें लगता था, फिर निकालने में 1 दिन समय लगता था, तो किसी को पेमेंट करना तो उसमें तू मैं हो जाती थी, पैसा अभी तक नहीं, बैंक गए थे नहीं मिला। तो धीरे धीरे ATM ने, पहले चेक के जरिए लोग करने लगे, अच्छा भैया चेक ले लो, पैसा बैंक में आएगा तो देंगे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद, तो चेक में भी बाउंस होने लगा बड़े अमाउंट को, तो लोगों ने चेक लेने मना किया। तो बैंक ने भी देखा कि लंबी लाइनें लग गई तो ATM शुरू कर दिया कि ATM से मशीन में अब तो बैंक को जाते नहीं, सन्नाटा पसरा रहता है। और अब यह हुआ कि मोदी जी ने तो कहा कि बस पेटीएम, डिजिटल इंडिया, पेटीएम करो। अब सर आजकल बिहार में अभी तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने वो चोरी वाला हाहाकार मचाया था। अब प्रशांत किशोर जी पूरा बिहार हिलाए, सरकार हिलाए।
अब उन्होंने प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखी है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। मामला 1995 का है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने बिहार में। 28 मार्च 1995 को हुए लौना परसा नरसंहार में जो अभियुक्त थे उसमें ये भी थे, सम्राट चौधरी। तो इन्होंने दिखाया था कि हम नाबालिग हैं, इसी बेस पर उनको छोड़ दिया गया था। अब प्रशांत किशोर का दावा है कि 2020 में उन्होंने जो हलफनामा दिया चुनाव में, उसमें उन्होंने अपनी उम्र 51 साल दिखाई। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उस हिसाब से 26 साल रही होगी। आजकल कई लोगों का वो जीना हराम किए हैं। क्या कहेंगे सर? अरे जांच तो पुलिस करेगी फिर, अगर उन्होंने दावा किया है कि 51 साल के थे तो अरे तो सैया भाई कोतवाल डर का है का डर जब का वही है। का है। हाँ, तो वही बात है। पर कहाँ देखिए, प्रशांत किशोर भी इस वक्त कोई देश हित में कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इधर करो डंडा, उधर उंगली करो, ये करो वो करो। अरे भाई, तुम आए हो तो राजनीति में आना चाहते हो मुख्य धारा में, तो कायदे से जनता के बीच जाओ, नहीं तो अपनी बात करो वो तो और आ बहुत जाओ। अब ये कि अरे रोज कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं, प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर का रोल जो है इस वक्त बिहार चुनाव में हमको वो तो बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं हाँ, पार्टियों के। बहुत कटुआ लग रहा है हमको कि वो जो है वो तबाह करेंगे किसी न किसी एक पार्टी को, उनकी वजह से दूसरी पार्टी जीतेगी। अब सर, आज मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट में को बम से उड़ाने धमकी मिली है। हवाई जहाजों के साथ पता नहीं क्या खेल तमाशा अलग चल रहा है। अरे 200 रोज हुआ यात्री करता थे। है, उस जांच में कुछ नहीं निकलता। हाँ, फिर होता है कभी ये है कि स्कूल थोड़ी में देर के लिए यात्रियों को असुविधा होती है पैनिक होते हैं। और वहां पर पैनिक हो जाता है अभी एयरपोर्ट दिल्ली पर। हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट को भी धमकी मिली थी। हाँ, वहां भी वो था, पूरे महाराष्ट्र को उड़ाने की धमकी दे दी थी। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चला इस करता तरह है। की धमकी है, लेकिन ये है कि इसका बात का भी पता होना चाहिए कि फर्जी करता कौन है और उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, सजा के बारे में नहीं पता चलता है। क्योंकि वो धमकी पता ही नहीं चलता कि ना वो कुछ नहीं निकला और ये नहीं निकला, तो हमें ये लगता है कि कोई आदमी किसी काम को अपना कराने के चक्कर में सब करता है और फिर उस पर कोई एक्शन नहीं होता। अब सर, एक मजेदार मामला चल रहा है, मीन बन खूब चल रहा है इसका। पाकिस्तान के गृह मंत्री है मोहसिन नकवी, और पीसीबी चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, और एसीसी के प्रमुख भी हैं। अब हुआ ये कि एशिया कप इंडिया जीती तो कोई हाथ वाथ मिलाया नहीं। तो मोहसिन नकवी ने क्या किया, वो उठाई ट्रॉफी और मेडल सारा और लेके निकल लिए। अब खूब वो वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये भी सही है कि आप किसी को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आदमी उस जगह से हट लेता है। अब उसको हम भले ये कह देंगे ट्रैफिक चोरी करके भाग गए और ये करके भाग गए, वो करके भाग गए, तो सबके अपने अपने भाई स्वतंत्रता है, जो चाहे जो कहे। लेकिन ये जो भारतीय प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाथ ना मिला करके ये विरोध जताया है कि पहलगाम में दहशतगर्दी जो हुई है वो पाकिस्तान के इशारे पर हुई है, पाकिस्तान के सहयोग से हुई है। तो हम कम से कम इतना तो आपको ये दिखाएंगे ही विरोध अपना कि आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अब उसमें तो बहुत सारी बातें कि फिर मैच नहीं खेलना चाहिए था, फिर ये नहीं होना अभी चाहिए तो था, वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, उसमें भी तो होगा। आपने आज ये भी कह दिया कि साहब उन्हीं के साथ हम खेल भी रहे हैं, चितपट भी कर रहे हैं, खेल का टास्क हो पॉलिटिक्स रहा बना दिया मोदी जी ने। खेल की पॉलिटिक्स, और उसके बाद आप कह रहे हो कि यहाँ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोदी जी किसी तो भी आप चीज ये को सब बना चीज- सकते हैं हाँ, इंटरटेनमेंट। उसको लेके तो तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है वो स्क्रिप्टेड है पूरा, तो जो प्लेयर कर रहे हैं वो उनको पूरी किसी से गाइडेंस मिल प्लेयर रही है। की हैसियत होती है, कप्तान की ये मर्जी होगी कि वो हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। अब सर, लंदन में टेविस्टाक स्क्वायर पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है। सन 68 में लगाई गई थी, इंडिया लीग ने लगवाई थी। मोदी जी भी गए थे, एक बार फोटो वोटो खिंचाए थे उसके साथ। अब उसके साथ तोड़फोड़ की गई। इंडियन हाई कमीशन ने इसको दुख जताया। संयुक्त राष्ट्र ने बाकायदा हाई कमीशन को तत्काल कार्रवाई के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। अब सोचिएगा, अहिंसा दिवस से 3 दिन पहले, अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, ये क्या हो रहा है सर? अब देखिए, ये तो समझ में नहीं आता कि लंदन में ऐसा क्यों हो गया। जंजी वहां भी उतरे थे। हाँ, तो अब ये है कि बहरहाल महात्मा गांधी की मूर्ति को जिस तरीके से डैमेज करने की कोशिश की गई है, जो वो क्षतिग्रस्त जो किया है, उसको लेके वहाँ की सरकार ने भी निंदा की है और कहा है कि नहीं, ये गलत है। हम लोग जो 2 अक्टूबर को खुद वो उनका भक्ति का गीत गाते हैं, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का सम्मान है। गांधी का सम्मान है। तो इस तरीके से जो है वो महात्मा गांधी को कोई, देखिए, ऐसा करके महात्मा गांधी को कोई नीचा भी नहीं दिखा सकता। वो जो उन्हें करना कर ही था नहीं कर सकता। गए, वो अब कोई दूसरा अब गांधी वो हुए पैदा नहीं। अब्राहम लिंकन हुए, ये सब। हाँ, ऐसे लोग अब पैदा नहीं हो सकते।
अब सर एक क्लासिकल केस है मेरठ का, गौर से सुनिएगा आप लोग। मेरठ में एक आदमी ने बीमा कंपनियों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़पने की प्लानिंग की कैसे? इन महोदय का नाम है विशाल सिंघल। सिंघल सिंघल। अच्छा। तो किया क्या, 64 बीमा पॉलिसियां कराई। मतलब पॉलिसी करने वालों को भी नहीं समझ में आया कि इतनी और इनके परिवार की मासिक इनकम खाली 25,000 है। इनके पिता मुकेश सिंघल जो थे वो फोटो स्टूडियो चलाते थे और कुल रकम 50 करोड़ रुपए से ऊपर थी। और यही नहीं, 2018 से 2023 के बीच मुकेश के नाम पर करोड़ों की पॉलिसियां कराने के साथ ही 2024 में लोन लेकर टोयोटा लेजेंडर, गौर से सुनिए कौन कौन सी गाड़ियां थी भाई पास, निसार मैग्नाइट, ब्रेजा और रॉयल एनफील्ड जैसी लग्जरी वाहन भी खरीदे। यही गोलमाल बीमा कंपनियों को शक की वजह बनी। पहली घटना इन्होंने क्या की, सबसे पहले 22 जून 2017 को मेरठ के गंगानगर की रहने वाली प्रभा देवी यानी विशाल की मां की मौत हापुड़ में कथित सड़क हादसे में हुई। इन्होंने बताया कि हम बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, माता जी हमारी ऑन द स्पॉट मर गई, हमें चोट आया। उससे भाई ने 25 लाख रुपए बीमा क्लेम किया, मिल भी गया। दूसरी घटना इन्होंने क्या की, इनकी पत्नी थी पहली एकता सिंघल, साल 2022 में अचानक बीमार हुई। उल्टी दस्त की शिकायत पर उन्हें मेरठ के एक नामी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक हफ्ते इलाज के बाद उनकी भी मौत हो गई। 80 लाख रुपया भाई ने क्लेम से वो ले लिया। तीसरा क्लासिक केस, 64 पॉलिसी अपने पिताजी का कराया, 80 लाख लिया था। हाँ 80 लाख अपनी पहली पत्नी, पहले में 25 लाख, इसमें 80 लाख। और 4 शादियां की पट्टे ने। और 1 अप्रैल 2025 को पिता मुकेश सिंघल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। विशाल ने दावा किया कि पिता सड़क हादसे में घायल हुए थे, सिर में गहरी चोट आई थी। लेकिन जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि मुकेश की मौत भी स्वाभाविक नहीं थी। 64 पॉलिसियों में से 2 की क्लेम रकम 50 लाख रुपए के तौर पर पहले ही विशाल को मिल चुकी थी, 50 इसमें भी मिल गए थे। बाकी करीब 50 करोड़ के क्लेम प्रक्रिया में थे। यहीं से पुलिस और बीमा कंपनियों का माथा ठंडा। अब विशाल ने की जो चौथी पत्नी थी, 2024 में उसने शादी की और उसने कहा ऐसा है कि मेरे पिताजी जो हैं उनको कैंसर है, 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी कराए हैं, अगर उनकी मौत में मेरा सहयोग कर दो तो 3 करोड़ मिल सकते हैं। पत्नी से कहा? हाँ, चौथी पत्नी से। और उसके बाद उनकी चौथी पत्नी की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ने की कोशिश की। खैर वो भाग के मायके गई, जान बचानी अपनी। अब यहाँ से एक खेल सुनिए, देखिए सरकार और सिस्टम का। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं IGRS पोर्टल पर शिकायत करो, निस्तारण होगा। उसकी चौथी पत्नी ने IGRS पोर्टल पर कई बार गुहार लगाई, DIG को चिट्ठी लिखा, SSP को लिखा, SP संभल को लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। सब कागज रख के बैठ जाते थे कि पारिवारिक मामला है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 18 दिसंबर 2024 को मेरठ के में बीमा कंपनियों ने 8 अलग अलग बीमा कंपनियों ने पत्र भेजा कि 70 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसियां कराई हैं विशाल ने अपने पिता के नाम से, जो संदिग्ध लग रही है, सिस्टमैटिक फ्रॉड है इसके पीछे। तो वह संभल जिले की एडिशनल SP थी अनुकृति शर्मा। जब उनको ये लेटर गया तब उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की, और जब पड़ताल शुरू की तब पता चला। अब उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई, कड़ाई से पूछताछ हुई, तो परत दर परत सब खुलता चला गया। क्या कहेंगे, ये बड़ा क्लासिकल केस है। इसमें थोड़ा सा जो बीमा एजेंट होते हैं, देखिए उसका एक दोस्त भी इसमें शामिल था। वो बीमा एजेंट एक ही क्षेत्र से एक ही जगह से इतनी पॉलिसी करा रहा है, और वो उसमें सबको पता है कि कितनी इनकी आमदनी, क्या काम करते हैं, सब भराया जाता है उसमें। तो इसमें बीमा कंपनी को और जो इनके सर के वो एरिया के वो जो होते हैं RM रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, वो सब सेट हुए होंगे, हमें तो यही लग रहा है। तब हाँ, तब ये सेटिंग से हो सकता है, क्योंकि एक साथ इतनी स्टूडियो, हाँ, और आदमी कहेगा भाई साहब कहाँ से पॉलिसी देंगे, तो सब ये हमें लग रहा है उसने महंगी महंगी गाड़ियां इसलिए खरीदी थी कि दिखाने के लिए देखो हमारे पास है इतना, लैप्स हो जाएंगे। हाँ, तो बहरहाल ये है कि ये तो सही लेकिन है क्लासिकल केस ये। अब सर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को केंद्र से लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने सरकार से बातचीत में शामिल होने और हिंसा और भय की राजनीति को रोकने का आह्वान किया। क्या कहेंगे सर? ठीक है, और राहुल गांधी इस पे सब आरोप लगा रहे हैं कि वही भड़का रहे हैं लोगों को। देखिए राहुल गांधी तो इस वक्त देश में जो भी करेंगे तो सरकार को यही लगेगा कि जो भी हो रहा है सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। कर तो सब राहुल गांधी, किसान आंदोलन हो
ये इनके वो इशारे खालिस्तानियों ने किया, लेकर आंदोलन हो रहा है, इनके इशारे वो पे हो रहा है। पाकिस्तान के सहयोग से हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है वो बांग्लादेशी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में हो रहा है, वो नेपाल करा रहा है। करा रहा है। तो इस तरीके की चीजों पर अब ये कोई सबका है एक एक जनता लाइफ। ध्यान नहीं देती। देखिए नेकी के लिए कोई आदमी खड़ा होता है तो जो विरोधी होते हैं वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो हक की बात है राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वहाँ के ले के लोगों से हाँ, बात करना चाहिए सरकार को। सैनिक के पिता का उन्होंने वीडियो भी टैग और किया है। उनकी हैसियत है ये बात कहने की कि वो नेता विपक्ष हैं। हाँ हाँ, अगर नेता प्रतिपक्ष विपक्ष हैं, की हैसियत से वो बात सरकार से कह रहे हैं, तो गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अब तो सर रायपुर में एक बड़ा अरे नेता विपक्ष होता किस लिए? इसीलिए कि अगर सरकार ना सुने तो लोग उसके तो हमारी पास आवाज जाके उठाए उठाए। संसद में। अब सर रायपुर में एक बड़ा क्लासिकल केस हुआ। एक 16 साल की लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट, उसने अपने बॉयफ्रेंड का गला काट कर हत्या कर दिया दरवाजा बंद करके। और ये लड़की जो है बिलासपुर के कोनी पुलिस स्टेशन की रहने वाली है। 28 सितंबर को सद्दाम से मिलने रायपुर आई थी। दोनों सत्कार गली रमन मंदिर वार्ड स्थित A1 लॉज में रुके थे। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए वो तो 3 महीने गर्भवती थी, वो कह रहा था सर आप वो गर्भपात करो। देखिए इस तरीके से जब आप छुप के प्यार करेंगे और ये लड़की में की कमी ये है कि वो ये सोच रही है कि बाद में इससे हम अपने दबाव बना के शादी कर लेंगे। लड़का भड़क गया, लड़के ने शादी से मना किया और जो इसने संबंध स्थापित किए और जो उसको घर ठहरा उससे, तो उसने कहा भाई इसको जो है तुम करा दो, गर्भपात करा दो। तो दोनों में इसी बात को लेकर के प्यार की जगह अनबन शुरू हुई और बहुत बेरहमी से मारा। बेरहमी से उसने एक दिन उस लड़के ने इसको उसी छुरे से डराया भी था जिससे उसने गला काटा। कभी कभी अपना ही हथियार अपने पे चल तो जाता है। छुरा उसने दिखाया था कि ज्यादा बोलोगी तो उसी के साथ हो गया। हाँ तो एक उल्टा हो गया। लेकिन दुल्हन नहीं दिखा रही थी। हाँ, तो यहाँ उल्टा हो ये गया। हमारे करीब ना आना। हाँ, तो हम किसी वो और यही के काम यहाँ यहाँ- भी हो गया। काम यहाँ कर दिया उसने। अब चलते 2 लाइनें हैं अनवर सऊद साहब की कि फरिश्तों से भी अच्छा मैं बुरा होने से पहले था, वो मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था। हाँ हाँ हाँ, तो आज वाह के वाह लिए इतना वाह। ही।